मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आप हो बीए थर्ड सेमेस्टर के विद्यार्थी। आपका पेपर होने वाला सोशल रिसर्च मेथड का। कौन सा पेपर होगा? जो सोशल रिसर्च मेथड से आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का थर्ड सेमेस्टर का, तो उससे संबंधित आपके सामने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चाहे आप इंग्लिश मीडियम के विद्यार्थी हो चाहे हिंदी मीडियम के विद्यार्थी हो, सारा का सारा रिवीजन करवा दिया है। बाकायदे पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम चैनल पे डाल दिया है। सारी की सारी आपको चीजें बताऊंगा। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। सबसे पहले आपको पता भाई, अपने 25,000 सब्सक्राइबर का टारगेट ले रखा। 10 तारीख से पहले पहले मात्र 1,500 सब्सक्राइबर बचे हैं। चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि अपन इस टारगेट तक पहुंच जाए। अगर इस पीडीएफ की बात करें, पीडीएफ फ्री वाली पीडीएफ कहां पर मिलेगी, तो इसके लिए बस आपको कुछ नहीं करना। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक दे रखा, उस टेलीग्राम के लिंक पे क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करोगे आप इस प्रकार के टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। बाद में ऊपर की तरफ हिस्ट्री चैंपियन लिखा हो, यहाँ पर क्लिक कर देना। क्लिक करने के बाद में यहाँ पर फाइल वाला सेक्शन, इस फाइल वाले सेक्शन पे पहुंच जाना। इस पे पहुंचने के बाद में आपको यहाँ पर कोने में जाकर सर्च करना, आपको सोशियोलॉजी, क्या सोशियोलॉजी सर्च करना है। जैसे सर्च करोगे सोशियोलॉजी बीए थर्ड सेमेस्टर के नाम से पीडीएफ देखने को मिलेगी। इस पे क्लिक कर लेना और जैसे आप पढ़ोगे आपको पूरा का पूरा कंटेंट है वो फ्री में देखने को मिल जाएगा। तो जाओ और जाकर पढ़ लेना अच्छे से। और कोने में जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके अगर फ्लिपकार्ट मित्रा से कोई प्रोडक्ट खरीदोगे, सबसे ज्यादा डिस्काउंट भी आपको देखने को मिल सकता है। तो चलो शुरू करते हैं अपन वीडियो को। साथ के साथ आपके सामने जो पीडीएफ है वो आपको फ्री में हमारे जो टेलीग्राम चैनल है वहां पर देखने को मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगा, वहां से जाकर जरूर से डाउनलोड कर लेना। साथ के साथ आपके सामने अगर आप क्या करना चाहते हो, अगर अन्य वीडियो इसी टॉपिक से संबंधित अगर आप अन्य वीडियो देखना चाहते हो तो प्ले लिस्ट का लिंक दे रखा, वहां से जाकर जरूर से देख लेना डिस्क्रिप्शन में। अब शुरू करते हैं अपन वीडियो को। पहला प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके प्रमुख उद्देश्यों और महत्व को स्पष्ट कीजिए। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, इसकी परिभाषा बतानी है आपको और इसके प्रमुख उद्देश्य को महत्व स्पष्ट करना है कि भाई जो समाज के ऊपर जो अनुसंधान किया गया आपके अंदर समाज शास्त्र के अंदर, उसको वो क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या है, वो क्यों आपके सामने अनुसंधान किए गए और उनका क्या महत्व था, इसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। प्रश्न को समझना। प्रश्न को अगर ये आपके सामने प्रश्न आए तो इसके 3 भाग है। पहले सबसे पहले आपको परिभाषा बतानी है, समझ में आ गया। फिर वो सामाजिक जो अनुसंधान हुए उनको क्यों कहे, उनका उद्देश्य क्या था, आपको वो कोई भी चीज की गई, कोई भी रिसर्च की गई, उसका उद्देश्य क्या था, और फिर वो उद्देश्य पूर्ति होने के बाद में उसका महत्व क्या था। प्रश्न को समझना जरूरी है। अब आप नंबर अगर अच्छे अंक लाना चाहते हो ना, तो सिर्फ ये नहीं कि रट लिया और रट के लिख दिया, समझो कि प्रश्न में पूछा क्या गया आपके सामने, उसी हिसाब से चीजों को लिखना सीखो। अब धीरे धीरे आप परिभाषा की बात करें, सामाजिक अनुसंधान सामाजिक घटनाओं, समस्याओं या व्यवहार को व्यवस्थित करने वाले वस्तुनिष्ठ व वैज्ञानिक तरीके से समझने को कहा जाता है। मतलब सामाजिक अनुसंधान क्या होता है, कोई भी समाज में जो घटना हुई है, समझ में हो गया, समाज में कोई समस्या दिखाई पड़ रही है, या जो लोगों के जो व्यवहार में आपके सामने जो व्यवहार करने का जो तरीका होता है, उसी को जो समझने का तरीका, उसी को क्या कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। खैर आपको समझ में नहीं आया होगा डेफिनेशन, तो अभी समझा दूंगा मैं आपको। जैसे पहले के समय लोग, हमारे जो परिवार हुआ करते थे, वो सभी लोग क्या हुआ करते थे, आपके सामने एक ही पिताजी के 4 बेटे चारों एक जगह रह जाते थे आपके सामने। समझ में आ गया आपके सामने, चारों के चारों एक जगह आपके सामने, वो लड़के, उनकी जो पत्नियां, वो उनके बच्चे, सभी एक जगह रहते थे आपके सामने। लेकिन आज के समय अगर अपन बात करें तो सभी लोग क्या चाहते हैं, 4 बेटे वो ऐसे सोचेंगे कि भाई अपन 4 अलग अलग जगह मकान बना कर रहे हैं, हम एक जगह नहीं रहना चाहते। ये आपने समाज में चीज देखी होगी आज के समय। तो ये क्या हो रहा है आपके सामने, जो सामाजिक है क्या, एक प्रकार के जो लोगों का जो व्यवहार है वो आपके सामने बदल रहा है। समाज में समस्या भी मान सकते हो, परिवारों का विघटन हो रहा है। घटनाओं की बात करें आपके सामने, समाज में कोई ना कोई इस प्रकार की घटना है। जैसे आपके सामने क्या हुआ, कोरोना आ गया। कोरोना आने के बाद में सरकारी नौकरियों की वैल्यू अचानक से बढ़ने लग गई समाज में। साथ के साथ लोग अब ज्यादा सचेत होने लगे कि हमने पैसा है थोड़ा बचा कर रखना चाहिए, पता नहीं किस प्रकार की विकट समस्या आ जाए और हमें जीवन में आगे पैसे की जरूरत पड़ जाए। क्या ये समाज में बदलाव देखने को मिल रहा है इस समय? बिल्कुल देखने को मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो लोगों के समाज में जो व्यवहार में जो बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में किस प्रकार की समस्याएं, जैसे इस समय बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने। तो इन सब चीजों को जब विस्तार से समझा जाता है वैज्ञानिक ढंग से, और उसका विश्लेषण किया जाता है, और उसके बारे में जो नए ज्ञान की खोज की जाती है कि भाई ये समस्या उत्पन्न हो रही है तो क्यों हो रही है। आज के समय सभी परिवार एक दूसरे से अलग क्यों रहना चाहते हैं, क्यों? क्योंकि उसमें बहुत बड़ा योगदान मोबाइल का है।
समझ में आ गया। छोटी सी बात होती थी पहले, कोई घर में छोटी छोटी बड़ी बात, भाई कोई पति पत्नी आपके सामने, सास बहू है ना, देवर जेठ, कोई भी किसी भी बीच के बीच में अगर लड़ाई हो जाती थी तो भाई आज क्या होता था, आपके सामने वो बात है वहीं पर निपट जाती थी, सभी बैठ के आपके सामने कह देते थे, या फिर आपके सामने जो बड़े बड़े बुजुर्ग हुआ करते थे वो कह देते, उनकी बात मान ली जाती थी। लेकिन आज के दिन क्या होता है, आपके सामने तुरंत फोन मिल जाते हैं इधर उधर, ये होता है आपके सामने। बड़े बुजुर्गों को अब उतना महत्व नहीं रह गया, उनकी बातों का उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। तो यही है, इसी बारे में उन सब चीजों का विश्लेषण किया जाता है और नए ज्ञान में नई खोज की क्या की जाती है आपके सामने, उसी चीज को अनुसंधान कहा जाता है, सामाजिक अनुसंधान। इससे क्या होता है, समाज के नए सिद्धांतों का निर्माण होता है और मौजूदा सिद्धांतों को परीक्षण भी किया जाता है। भाई समाज वक्त के साथ बदलते हैं, तो समाज शास्त्र को भी वक्त के साथ बदलने की जरूरत होती है। समझ में आ गया। जो आपके सामने राजा महाराजाओं की जो पद्धति आपके सामने 1900 आपके सामने जो 16वीं शताब्दी 14वीं 12वीं शताब्दी के अंदर चला करती थी, अगर हम उन्हीं विचारों को आज तक समाज शास्त्र में पढ़ते रहेंगे, क्या वो आज के समय प्रासंगिक है? बिल्कुल नहीं है। समाज पूरी तरह बदल गए हैं, राजतंत्र लोकतंत्र में बदल गए, आपके सामने जमींदारी प्रथा की सामान्य जो साम्यवाद की प्रथाओं में बदल गई, हर चीज बदल गई है। तो यही है, इससे क्या होता है, नए नए सिद्धांतों को समाज शास्त्र में जोड़ा जाता है और जो मौजूदा सिद्धांत है उनके अंदर भी उनका क्या किया जाता है, परीक्षण वो किया जाता है, जिससे समाज के मानव संबंधों को बेहतर ढंग से समझा जा सके। जिससे क्या हो सकता है, जो लोगों के जो संबंध होते हैं आपके सामने एक दूसरे के साथ, उनको और बेहतर ढंग से चीजों को समझा जा सके। नए नए समय समय पर इस प्रकार की रिसर्च की जाती है। मुख्य उद्देश्य क्यों किया, अब आपने पढ़ा भाई परिभाषा आपके सामने, आप पढ़ेंगे इनका, ये जो आपके सामने मानो जो सामाजिक अनुसंधान किए जा रहे हैं उनका उद्देश्य क्या है आपके सामने। पहला उद्देश्य आपके सामने ज्ञानवर्धि, सामाजिक वास्तविकताओं के बारे में नए ज्ञान का सर्जन करना, मतलब समाज के बारे में, समाज की जो नई वास्तविकताएं आपके सामने दिखाई पड़ती हैं और उसके बारे में जो नया ज्ञान होता है उसको जो सर्जित किया जाता है, उसके बारे में जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ज्ञानवर्धि के नाम से जाना जाता है। भाई समाज में किस प्रकार की घटनाएं हो रही हैं, समाज में आपके सामने अब समाज में क्या बदलाव देखने को मिल रहा है, समाज में अब नई चीजें और क्या हो रही हैं, उसी इस प्रकार के रिसर्च करके तो आपके सामने क्या पता चलता है, सामाजिक अनुसंधान करके पता चलता है कि इस समय समाज में क्या चल रहा है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने समस्याओं का समाधान, सामाजिक समस्याओं के मूल कारण को समझना और उनके समाधान को सुलझाना। तो आपके सामने इस प्रकार की से आपके सामने जो समाज की जो समस्याएं होती हैं उनके मूल कारण, भाई ये समस्याएं उत्पन्न हुई तो क्यों हुई, उनको समझा जाता है और उनका समाधान किया जाए तो किस तरीके से किया जाए, इन सब चीजों पर बहुत ही गहराई से चीजों को समझा जाता है। तो यही है, सामाजिक समस्याओं का जो मूल कारण होता है उसको समझ आता है और कैसे उनको सुलझाना, उन सामाजिक समस्याओं को, उसके बारे में विस्तार से समझा जाता है। समझ में आ गया। सामाजिक समस्याओं के क्या क्या कारण है, वो ये जो आपके सामने, जैसे वो आज के समय सभी लोग डिप्रेशन के शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं, बच्चे तनाव में बहुत जल्दी आ रहे हैं, आजकल रिश्ते बहुत ज्यादा टूट रहे हैं, तो ये क्यों हो रहे हैं आपके सामने सारी चीजें, इनको समझा जाता है और इनका क्या समाधान है, इनको बहुत विस्तार से समझा जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें अपने सामने, सिद्धांत निर्माण एवं परीक्षण, नए सिद्धांतों का विकास करना और मौजूदा सिद्धांतों की वैधता को जानना। भाई समाज बदलते हुए, समाज के साथ बदलते हुए वक्त के साथ, तकनीक के साथ समस्याएं बदल रही हैं, समाज बदल रहा है, तो सिद्धांत जो नए नए सिद्धांतों का भी आना जरूरी है। समाज शास्त्र को भी बदलते हुए समाज के साथ बदलना जरूरी है। तो इस प्रकार के अनुसंधान किए जाते हैं जिससे नए सिद्धांत निकल कर आते हैं और जो मौजूदा सिद्धांत है आपके सामने उसकी जो वैधता है, भाई आज के समय वो समाज में कितने प्रासंगिक हैं, क्या उनकी वैधता आज के समय उतनी है, क्या आज के समय भी वो इतने सही से लागू होते हैं नहीं होते हैं, इसके बारे में जांच की जाती है। इसी को क्या कहा जाता है, सिद्धांत निर्माण व परीक्षण के नाम से जाना जाता है। अगले वाला पॉइंट है भविष्यवाणी। अगर आप कोई भी चीज की भविष्यवाणी किस प्रकार से कर सकते हो, दो प्रकार से। पहला तो सीधा तुक्का मार दो कि भैया जी ये होगा, जैसे आप नहीं कहते हो, आज घर पे बैठे हो, बैठे बैठे आप कह देते हो भाई मेरे को लग रहा आज भारत जीतेगा, है ना, बाहर तो साउथ अफ्रीका का मैच चल रहा है, आज भारत जीतेगा, मुझे लग रहा है, मेरे अंदर फीलिंग आ रही है, तो इसको कहते हैं एक प्रकार से तुक्का करना। दूसरी बात, पूरा विश्लेषण करना कि पिच कैसी है, भारत के बॉलर कैसे हैं, साउथ अफ्रीका के बैटर है कैसे हैं, उनके बीच में किस प्रकार का आपके सामने जो ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, हर चीज को रिसर्च करके और एनालिसिस करके आपको इस बात को आप प्रिडिक्ट करो, भविष्यवाणी करो, अनुसंधान करके कि भाई ये चीज संभवित में घटना हो सकती है। इसी को भी भविष्यवाणी के नाम से जाना जाता है।
और बेहतर भविष्यवाणी वही होती है जिसमें थोड़ा बहुत अनुसंधान जुड़ा होता है, थोड़ा बहुत रिसर्च की जाती है। तो यही चीज समाज शास्त्र पे भी लागू होती है। समाज की घटनाओं को वास्तविक रूप से समझा जाता है कि क्या क्या आपके सामने हो रहा है। जैसे ये आपके सामने कोरोना आने के बाद में ये प्रिडिक्ट किया गया कि समाज में जो लोग हैं उनके जो काम करने का तरीका बदलेगा, या ऐसे समझ लो कि एआई आने के बाद में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने के बाद लोगों को काम करने का तरीका बदलेगा, लोगों का जो जीवन है वो बदलेगा, बहुत सारे लोगों की जॉब जाएगी। सुना होगा आपने। तो ये किस प्रकार से किया जा रहा है? अनुसंधान करके। तो इस प्रकार के समाज में जो अनुसंधान किए जाते हैं और इससे भविष्य के बारे में पता लगाया जा सकता है। तो भविष्यवाणी करने में भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहता है। अगले वाला है नीति निर्माण में सहायता। सरकार व संगठनों को प्रभावी नीतियों और कार्यक्रमों को निर्माण करने में भी मदद मिलती है। मतलब सरकार है वो आपके सामने क्या करती है? सरकार व संगठन है भाई, समाज के जो बदलते प्रारूप है, सरकार के पास अगर सही से डाटा रहेगा, सरकार जनगणना क्यों करवाती है आपके सामने? ताकि लोगों के बारे में जानकारी रहे। तो यही है, सरकार वो जो संगठन होते हैं जो नीतियों का निर्माण करते हैं, नए नए कार्यक्रमों को लागू करते हैं, वो भी सही से तभी लागू हो पाएंगे, कब हो पाएंगे? जब आप उन सही से नीतियों का निर्माण करोगे और जो सही से आपके पास रिसर्च होगी, सही से डाटा होगी, तभी सही से नीतियों का निर्माण होता है। समझ में आ गया? तो 5 चीजें होती हैं इसमें मुख्यतः। ज्ञान की वृद्धि होती है समाज शास्त्र में, भाई किस किस प्रकार नए सिद्धांत आ रहे हैं, नई समस्या, अगर आपके पास चीजों समस्याओं का पता होगा तो समाधान करोगे। नए सिद्धांतों का निर्माण होता है, नए जो पुराने वाले उन सिद्धांतों को फिर से जांच की जाती है। अगर आपके पास सही से डाटा है तो आप भविष्यवाणी कर सकते हो भाई आने वाले समय में ये समस्या देखने को मिलेगी। और अगर आपके पास अच्छे से डाटा है, रिसर्च है, तो आप क्या कर सकते हो? अच्छी नीतियों का भी निर्माण कर सकते हो। तो इसीलिए समाज का जो समाजशास्त्र में जो आपके सामने अनुसंधान किए जाते हैं, इनका महत्व दिखाई पड़ता है। अगले वाला पॉइंट है महत्व। क्या क्या महत्व आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान का? यह सामाजिक विकास, नियोजन व सुधार के लिए आवश्यक जानकारी जरूर प्रदान करता है। मतलब समाज के अंदर जो विकास होता है, सामाजिक जो विकास होता है, सामाजिक में जो नियोजन और सुधार करने की जो आवश्यक जानकारी के बारे में पता चलता है कि किस तरीके से जो समाज है उसका विकास करना चाहिए, है ना। अब पहले वाला समाज नहीं रहा है, नए समाज आ गए हैं, लोग एक जगह रहना शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आपके सामने जो समाज का जो विकास के बारे में पता चलता है, कैसे सही प्रकार से नीतियों का निर्माण करना चाहिए, सामाजिक घटनाओं को किस तरीके से लागू करना चाहिए, उनके बारे में विस्तार से पता चलता है। यह समाज को आत्म समझ प्रदान करता है। साथ के साथ सामाजिक अनुसंधान होते हैं तो इससे यह भी पता चलता है कि इस समय समाज में क्या प्रॉब्लम चल रही है। उन सभी समस्याओं को आपके सामने विस्तार से समझने में मदद करती है और ये एक प्रकार से अंधविश्वासों को भी दूर करने का कार्य करता है। इससे क्या होता है आपके सामने? साथ के साथ अंधविश्वास है वो भी दूर होते हैं। ये सामाजिक विज्ञानों को एक वैज्ञानिक आधार प्रदान करने और उनके विकास में भी योगदान करता है। साथ साथ क्या करता है आपके सामने? सामाजिक जो विज्ञान होता है उसको वैज्ञानिक आधार भी प्रदान करता है और उनके विकास करने में भी योगदान देता है। तो यह था आपके सामने जो पूरा का पूरा आपका पेपर होने वाला है। जो पहले प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान की परिभाषा दीजिए तथा इसके मुख्य उद्देश्यों का महत्व स्पष्ट कीजिए। इसके बारे में अपन ने विस्तार से पढ़ा। कैसे लगा आपको वीडियो? जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। अगले वाले प्रश्न की तरफ अगर अपन बढ़े तो अगले वाला प्रश्न आपके सामने सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता, ऑब्जेक्टिविटी और जो नैतिक इथिक्स की भूमिका के बारे में बताइए। तो आपके सामने सोशल रिसर्च मेथड का जो आपका पेपर होता है उससे संबंधित जो दूसरा महत्वपूर्ण प्रश्न है, सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता की नैतिकता और उसकी भूमिका के बारे में बताइए। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ क्या करना आपको? अगर ये पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी और वीडियो को साथ के साथ आपके सामने जो अन्य वीडियो देखना चाहते हो अन्य क्वेश्चन से संबंधित तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, जाके जरूर से देख लेना। वस्तुनिष्ठता की बात करें, सामाजिक अनुसंधान है उसकी मतलब वस्तुनिष्ठता, अगर प्रश्न को एक बार थोड़ा और डिटेल में जाए अपन गहरे में, तो उसके ऑब्जेक्टिविटी क्या है? भाई कर रहे हो आप सामाजिक अनुसंधान कर रहे हो, हमने पहले वाले प्रश्न में पढ़ा क्या उसका क्या महत्व है ना, और क्या आपके सामने क्यों किया जाता है, उसका क्या महत्व है, और आपके सामने हर और उसके उद्देश्यों के बारे में अपन ने जाना। इस प्रश्न में अपन जानेंगे कि जो आपके सामने जो सामाजिक अनुसंधान हम जो कर रहे हैं आपके सामने सामाजिक अनुसंधान, तो आपको उसको करते वक्त आपको किन किन पॉइंट्स का ध्यान में रखना है, साथ के साथ क्यों किया जाता है, उसकी क्या नैतिकता है, उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ेंगे इस प्रश्न के अंदर।
तो सामाजिक अनुसंधान में वस्तुनिष्ठता का अर्थ है शोधकर्ता द्वारा अपने व्यक्तिगत मान्यताओं, पूर्वग्रहों और भावनाओं व मूल्यों का अनुसंधान प्रक्रिया और परिणामों से दूर रखना। वस्तुनिष्ठता क्या है भाई? जब वो जो करने वाला व्यक्ति है ना, उसको किन किन चीजों का ध्यान में रखना चाहिए, इन सब चीजों के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। तो वस्तुनिष्ठता का अर्थ यह है कि जो व्यक्ति शोध कर रहा है, जो आदमी रिसर्च कर रहा है ना, अगर मान लो कि वो रिसर्च करने वाला व्यक्ति है, वो कोई एक, मान लो एक एक्स धर्म से आपके सामने है ना, और वो वाई धर्म वाला व्यक्ति है, उसके घर पे रिसर्च करने के लिए गया, करने चला गया आपके सामने, ये छोड़ो एक्स, ये आपके सामने समझ में नहीं आएगा। ये समझ लो आप ए नाम के व्यक्ति हो और आपका पड़ोसी है बी नाम वाला, आप ही रिसर्च करने वाले और आपका पड़ोसी बी से आपकी बिल्कुल नहीं बनती है। समझ में आ गया? तो अब आप रिसर्च करने जाओगे तो चाहे उसके घर में चाहे कितनी अच्छी चीजें चल रही हो, आप क्या करोगे, थोड़ी ना थोड़ी कमियां तो उसके अंदर लिख दोगे। होता नहीं, ये अपने इंसान का भाई मन ऐसा ही होता है, इंसान का काम करने का तरीका ऐसा ही होता है, उसका विचार ऐसे हैं, वो कहीं ना कहीं इस प्रकार की चीजें कर देता है। तो यही चीज आपके अंदर, इसके अंदर बताई गई है सामाजिक अनुसंधान की वस्तुनिष्ठता में, कि जो शोध करने वाला व्यक्ति है वो अपनी व्यक्तिगत जो उसकी मान्यताएं हैं, वो क्या सोचता है। जैसे आप एक्स धर्म से और वाई धर्म के बारे में रिसर्च करने के लिए गए और आप पहले सोच विचार लेके बैठे हो कि भाई वो तो ऐसे ही है, उनके तो इस प्रकार चीजें की जाती है, इस प्रकार चीजें की जाती है, ये सही नहीं है। एक रिसर्च करने वाले व्यक्ति को कभी भी पूर्व ग्रहों से बचना है, पूर्व मान्यताओं से बचना है। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, आपके सामने भावनाओं या मूल्यों का अनुसंधान प्रक्रिया व परिणामों से दूर रखना है। साथ साथ आपको क्या करना है, आपकी जो भावनाएं हैं, आप कैसा महसूस करते हो, आप क्या मूल्य है आपके, उन सब चीजों को क्या करना है, जो अनुसंधान रिसर्च करने की जो प्रक्रिया है और उसके जो परिणाम है, उन सब चीजों से आपको इन सब चीजों को दूर रखना है। इनका उद्देश्य, जो आपके सामने जो रिसर्च करोगे, इनका उद्देश्य तथ्यों को उसी रूप में प्रस्तुत करना है जैसा कि वे है। मतलब आपको क्या करना है, जब आप कोई भी व्यक्ति के घर पे रिसर्च करने जाओ, जैसे आप अपने पड़ोसी वाले घर पे गए रिसर्च करने के लिए, तो उसके घर पे जो वास्तविकता ना, जो वो बता रहा है, उसके घर में वास्तविकता आपको पता हो, लेकिन आप वही लिखोगे जो वो बता रहा है, जो रियलिटी है। आप अपने विचार उसमें बीच में नहीं लेकर आने हैं आपको, जैसे वे है ना, और जैसा शोधकर्ता उन्हें देखना चाहता। आपको ये नहीं बताना है कि आप क्या सोचते हो उनके बारे में, आपको ये बताना है जैसा कि उनकी वास्तविकता में स्थिति क्या है। समझ में आ गया? आपको अपने विचार, अपने द्वेष, घृणा, सोच विचार, पूर्व मान्यताएं, भावनाएं का आप अपने बारे में लिखोगे तो आप अच्छा लिखोगे। क्यों? इमोशनल होते हो आप, उन सब चीजों से इमोशनली अटैच होते हो, तो आपको अपनी भावनाओं को भी दूर रखना है इन सब चीजों से। समझ में आ गया? सामाजिक अनुसंधान करते वक्त आपको किन किन चीजों का ध्यान में रखना है। आपको एक पड़ोसी वाला उदाहरण भी लेके बता दिया मैंने, मुझे उम्मीद आपको और अच्छे से समझ में आ गया। वस्तुनिष्ठ अनुसंधान की विश्वसनीयता और वैधता सुनिश्चित करती है। अगर आप अच्छे ऑब्जेक्टिव, मतलब अच्छे, अगर आप वस्तुनिष्ठता लेकर चलते हो, अच्छे पॉइंट को, जैसे आपको अपना मान्यताओं को नहीं लिखना है, भावनाओं को दूर रखना है, पूर्व ग्रहों को, पूर्व मान्यताओं को आपके सामने दूर रखना है, अगर आप इन सब चीजों से दूरी बनाकर रखते हो, तो क्या होगा, इससे आप जो रिसर्च करके ले आओगे, जो डाटा आपके पास कलेक्ट होगा, वो क्या होगा, एकदम सही डाटा होगा, एकदम फैक्ट डाटा होगा, मतलब जिसमें पूरे फैक्ट अच्छे से भरे भरे होंगे, पूरा फैक्ट से भरा हुआ डाटा होगा आपके पास। यह सुनिश्चित करता है कि निष्कर्ष व्यक्तिगत राय पर आधारित नहीं होकर केवल एकत्रीकृत डाटा पर आधारित होना चाहिए। मतलब इस सही ऑब्जेक्टिव होंगे, सही वस्तुनिष्ठता होगी, तो इस चीज से पता चलेगा कि जो आप डाटा प्रस्तुत कर रहे हो जनता के सामने, वो केवल आपके सामने आपकी व्यक्तिगत राय नहीं है, या उस व्यक्ति की व्यक्तिगत राय नहीं है जो उस डाटा का निर्माण कर रहा है, जो इस रिसर्च कर रहा है, उसकी खुद की राय नहीं होनी चाहिए, बल्कि जो वास्तविक घटनाएं हैं, जो जमीन पे हकीकत है, और जमीन पे जो आपके सामने डाटा प्रस्तुत किया जा रहा है, वो एकदम डाटा ही होना चाहिए आपके सामने। अब काफी बार आप सुनते हो एग्जिट पोल आते हैं, एग्जिट पोल फेल क्यों कर जाते हैं, क्यों फेल करते हैं? क्योंकि काफी बार क्या होता है, उन एग्जिट पोलों में जो लोग जो एग्जिट पोल करते हैं, वो अपनी भावनाओं को जोड़ते हैं। मान लो कि वो ए पार्टी को मानते हैं, तो अगर कोई व्यक्ति से वो बात करने के लिए गए और उन्होंने कहा कि मैं ए को भी वोट दे सकता हूँ, बी को भी वोट दे सकता हूँ, मुझे दोनों अच्छे लगते हैं, मतलब वोट देने वाले दिन डिसाइड करूंगा, तो जो व्यक्ति रिसर्च करता है ना, वो ए पार्टी को टिक करता दिखता है। समझ में आ गया ना? अगर कोई ऐसा चांस हो जहां पर उसके सामने उसको लगता है कि कोई व्यक्ति है 60% कोई ए पार्टी को वोट देना चाहता है, फिर लेकिन उसको ऐसा लगता है कि बी पार्टी भी अच्छी है, 40% में उसको भी दे सकता हूं, तो अगर वो बी पार्टी को पसंद करता है तो वो इस पे भी टिक मार देगा 40% पर भी। तो इस प्रकार से वो क्या होते हैं, आपके सामने जो रिसर्च होती है वो फेल हो जाते हैं, एग्जिट पोल है वो फेल हो जाते हैं।
समझ में आ गया? अब आज आपको एग्जिट पोल की भी सच्चाई। इसे प्राप्त करने के लिए कठोर कार्य प्रणाली होनी चाहिए। और अगर जब आप इस प्रकार की रिसर्च अनुसंधान करो तो ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ सवाल होता है। लोगों की, आपके सामने लोगों से संबंधित डाटा एक छोटी चीज नहीं होती है। आप जो डाटा प्रस्तुत करोगे उसी से काफी लोगों की जिंदगी बदलने वाली होती है। क्यों? उसी डाटा को ध्यान में रखकर सरकार नीतियों का निर्माण करती है, कानून का निर्माण करती है। आपकी तो एक आपकी समझ, आपकी व्यक्तिगत राय है, लेकिन वो आपकी एक व्यक्तिगत राय है, वो उन लोगों के जीवन को बहुत ज्यादा प्रभावित कर सकती है। इसीलिए कठोर कार्य प्रणाली को लागू करना जरूरी है कि आप जब कार्य करो तो अपनी विचारधाराओं को दूर रखो। साथ के साथ दोहराने योग्य प्रक्रिया व सहकर्मी समीक्षा महत्वपूर्ण है। क्या होना चाहिए? दोहराने योग्य प्रक्रिया क्या होती है? आपने किसी व्यक्ति से एक बार प्रश्न पूछा लेकिन आपको संतुष्टि नहीं, तो एक बार फिर पूछो उससे, बार बार पूछो जब तक आपको संतुष्टि नहीं हो जाए कि ये व्यक्ति है, इसका डाटा वो सही है। काफी बार क्या है, लोग अपना गलत डाटा देते हैं आपके सामने। समझ में आ गया? तो आपको क्या, वास्तविक डाटा तक पहुंचने के लिए आपको क्या, उनको सवालों में उलझाना है, बार बार उनसे सवाल पूछने हैं ताकि आपको वास्तविक डाटा मिल सके। साथ के साथ काफी बार हो सकता है जो आपके सामने रिसर्च कर रहा है, अनुसंधान कर रहा है, उस व्यक्ति से गलती हो जाए। भाई इंसान है, गलतियां इंसानों से होती है। तो आपको क्या करनी है? समीक्षा भी करनी होती है। काफी बार क्या करना होता है आपको? सभी चीजों की अच्छे से समीक्षा भी करनी होती है। समीक्षा भी बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। समीक्षा करने के लिए आप एक सहकर्मी भी रखो, मतलब उसके साथ एक व्यक्ति रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी होती है। फिर से भी आप एक व्यक्ति ने डाटा तैयार किया, दूसरा व्यक्ति को फिर से भी भेजकर आप डाटा बनवा सकते हो, या फिर एक व्यक्ति उसको एनालिसिस करने के लिए रख सकते हो। इसके अभाव में अनुसंधान के जो निष्कर्ष होते हैं वो भ्रामक व पक्षपातपूर्ण हो सकते हैं। अगर ये सब चीजें नहीं की जाएंगी तो आपके सामने जो डाटा निकल कर आएगा वो कैसा होगा? वो डाटा क्या तो भ्रामक होगा आपके सामने, या फिर पक्षपात से भरा होगा। अगर इन सब चीजों का ध्यान में नहीं रखा जाएगा, इन सब नियमों को नहीं माना जाएगा, तो डाटा है वो सही से नहीं आएगा, भ्रामक डाटा आएगा और पक्षपात से भरा हुआ डाटा आपके सामने दिखाई देगा। अगले वाला पॉइंट है नैतिकता। नैतिकता का क्या अर्थ होता है कि आपको किन किन चीजों को ध्यान में रखना है। जब आप किसी चीज का जब आप अनुसंधान करो तब आपको किन किन चीजों को सही से, नैतिक तरीके से, सही तरीके से डाटा देने के लिए चीजों को ध्यान में रखना है। नैतिकता का तात्पर्य है अनुसंधान के दौरान नैतिक सिद्धांतों व मूल्यों का पालन करना। मतलब जब आप जिस समय जो डाटा का निर्माण कर रहे हो उस समय नैतिक चीजों को, नैतिक प्रक्रियाओं को, नैतिक सिद्धांतों को आपसे सही से मानना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। यह शोधकर्ता के आचरण व शोध प्रतिभागियों के प्रति उसका व्यवहार पे विशेष संबंधित है। मतलब काफी बार क्या हुए, भाई कोई व्यक्ति के आपके घर पे गए, वो उसकी समझ लो अपने परिवार वालों के साथ लड़ाई हो रखी थी, और आप गए, आपसे जाते उसने लड़ाई कर ली। तो ये नहीं कि आप उससे लड़ाई करोगे, आप भाई आपको थोड़ा ठंडे दिमाग से उपयोग करना है, आपको थोड़ा सा उसके जैसे बातें करनी है थोड़ी देर। काफी बार क्या होता है, आप किसी व्यक्ति से मिलते हो, वो आपसे इतने काउंटर सवाल पूछेंगे, आप ये क्यों पूछना चाहते हो। हमारे भारत वालों की आदत होती है ना ये वाली, कि मैं तो नहीं बताऊंगा, आप तो पता नहीं क्या करोगे, ऐसे वैसे 10 चीजें पूछेंगे। लेकिन आपको उनके साथ गलत व्यवहार नहीं करना है, आपको बिल्कुल ठंडे दिमाग से शांत व्यवहार रखना है, और धीरे धीरे आपको उनको बातों में लेना है, उनको संतुष्ट करना है, उनको विश्वास दिलाना है कि आप इस डाटा जो आप लेकर जा रहे हो, इससे क्या होगा, उनका ही भला होगा। समझ में आ गया? तो ये बहुत जरूरी है, जो रिसर्च कर रहा है, जो प्रतिभागी है, जो डाटा ले रहा है लोगों से, उसका व्यवहार बहुत अच्छा होना बहुत जरूरी है, उसको नैतिकता का पालन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब कौन से नैतिकता का पालन करना जरूरी है? पहला है सूचित सहमति। प्रतिभागियों को अनुसंधान के उद्देश्यों व जोखिमों के बारे में सूचित करना और उनकी सहमति लेना जरूरी है। मतलब जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, जो आपके सामने रिसर्च करने वाले व्यक्ति हैं, उनको ये बताना जरूरी है कि हम आपका ये डाटा ले रहे हैं, वो ये तो डाटा है, और इस डाटा आपके सामने ये सरकार इस चीज से उसका उपयोग करेगी, इस चीज से आपके सामने काम लेगी। साथ के साथ इसका इस तरीके से गलत उपयोग भी हो सकता है। समझ में आ गया? हर चीज आपको सामने वाले व्यक्ति को बताना जरूरी है। आप ये नहीं कि सामने वाले व्यक्ति को उसके जोखिमों के बारे में नहीं बताओ, साथ के साथ उस व्यक्ति की सहमति लेना भी जरूरी है। ऐसे नहीं कि जो एक कंपनी वाले करते हैं ना, आपके सामने आपका डाटा ले लिया और उसको बेच देते हैं अपने फायदे के लिए, इस तरीके से नहीं करना आपको। आप अगर किसी व्यक्ति का डाटा लो तो उससे सहमति लेना जरूरी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने गोपनीयता और गुमनामी। प्रतिभागियों की पहचान और उनके द्वारा दी गई जानकारियों को गोपनीय रखना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जो प्रतिभागी आपके सामने भाग ले रहे हैं, आपकी जो पूरी की पूरी रिसर्च के अंदर, उनके द्वारा जो जानकारी दी जा रही है उसको आपके सामने गोपनीय रखना भी बहुत जरूरी है। कि भाई जो आपके सामने जो
कौन व्यक्ति आपको डाटा दे रहा है उसके बारे में आपको सारी चीजें नहीं बतानी है। उसका फेस आप ब्लर कर सकते हो, उसकी फोटो किसी को नहीं देना, उसका मोबाइल नंबर, उसका व्यक्तिगत आधार कार्ड, जो व्यक्तिगत जानकारी है वो किसी और व्यक्ति को साझा नहीं करनी है। आपको इन सब चीजों को भी ध्यान रखना होता है। अगले वाला पॉइंट है हानि से बचना। प्रतिभागियों को किसी भी प्रकार की शारीरिक व मानसिक व सामाजिक हानि से नहीं पहुंचाना। मतलब काफी बार क्या करते हैं लोग, डाटा लेकर कोई निजी बात जानकर किसी दूसरे को पहुंचा देते हैं, फिर क्या होता है वो लोगों को नुकसान होता है, या काफी, इसको क्या बोला जाता है, मनोवैज्ञानिक नुकसान या फिर सामाजिक नुकसान। काफी बार क्या लोग आपके सामने रिसर्च के लिए डाटा लेने लग गए, आपस में लड़ाई करने लगे जिससे डाटा ले, तो इससे भी क्या हो सकता है किसी व्यक्ति को आपने शारीरिक रूप से नुकसान पहुंचा दिया। ये भी नहीं करना है। तो ना कोई व्यक्ति से आप डाटा ले रहे हो, रिसर्च कर रहे हो, उसके घर पे ना तो आपको शारीरिक, मानसिक और सामाजिक हानि आपको नहीं पहुंचानी है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने डाटा की ईमानदारी। डाटा में हेरफेर नहीं करना है और परिणामों में आपको ईमानदारी से प्रस्तुत करना है। तो आपको किन चीजों को ध्यान में रखना है कि डाटा में आपको किसी भी प्रकार का हेरफेर नहीं करनी है, साथ के साथ जो परिणाम है उसमें आपको पूर्ण रूप से क्या करनी है, ईमानदारी को बरतना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपको ईमानदारी से अगर आप सही से काम करोगे, ईमानदारी का प्रयोग करोगे, तो आपका डाटा है वो बहुत ज्यादा सही रहेगा। समझ में आ गया? आप अपनी पूर्व अनुमान, भावनाएं, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देनी आपको। जवाबदेही, अनुसंधान के नैतिक दिशा निर्देशों का पालन करना है। साथ के साथ रिसर्च करने के लिए जो आपके सामने दिशा निर्देश दिए जाते हैं कंपनी के द्वारा, जो आपसे रिसर्च करवा रहा है, उनके दिशा निर्देशों को अच्छे से आपको जानना है, उनको अच्छे से उपयोग करना है। नैतिक अनुसंधान की स्वीकार्यता भी होनी चाहिए। मतलब आप ये नहीं कि आपके द्वारा बस वो आपको दे दिए हैं, वो आपके सामने जो किन किन चीजों ध्यान रखना, आप उनका कभी पालन नहीं कर रहे हो। जो कंपनी इस प्रकार का रिसर्च करती है उसको जनता, उनको ट्रस्ट भी करनी चाहिए, उनकी विश्वसनीयता भी होनी चाहिए और सामाजिक जिम्मेदारी को भी पालन करना जरूरी है, ताकि जो रिसर्च होती है उसके क्या मानवीय मूल्य हैं उनका क्या किया जा सके, रक्षा की जा सके। अगर आप सही से काम करोगे तभी लोग आपका क्या करेंगे, आपकी बातों को मानेंगे, आपके रिसर्च पे विश्वास करेंगे। अगर आप सही से काम नहीं करोगे तो आप पे कोई भी विश्वास नहीं करने वाला है। तो आपको इन्हीं सब चीजों को ध्यान रखना है कि आपकी नैतिक जिम्मेदारियों को आपको अच्छे से पालन करना है। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद। बच्चों, मेरा नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे YouTube चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला है सोशियोलॉजी का, सोशल रिसर्च मेथड का, सामाजिक अनुसंधान के जो तरीके होते हैं उससे संबंधित आपका जो पेपर होने वाला है, उससे संबंधित आपके सामने अब अपन पढ़ने वाले यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 4 है। जो यूनिट नंबर 1 है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। उसका अगर वो अभी तक नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट का लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाकर जरूर से देख लेना। ये वाली पीडीएफ जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ आपके हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में, जरूर से ज्वाइन कर लेना। तो जो आपके सामने यूनिट नंबर 2 है, जिसमें वैज्ञानिक अन्वेषण की प्रक्रिया व अनुसंधान के जो आपके सामने रूपरेखा होती है उसके बारे में अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण इसमें जो प्रश्न होंगे यूनिट नंबर 2 में वो अपन विस्तार से पढ़ेंगे। तो आपको क्या करना है, बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों को जरूर से शेयर कर देना। साथ के साथ फ्लिपकार्ट या मंत्रा पे कोई भी चीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पे जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है और आपके सामने जो शॉप वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हो, चीजों को खरीद सकते हो। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपके सामने कोई प्रोडक्ट भी अगर खरीदना चाहो ना, तो वहां पर क्लिक करके खरीदना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट वो आपको देखने को मिल जाएगा। चलो शुरू करते हैं इसका पहला प्रश्न। सामाजिक अनुसंधान की डिजाइन के प्रकारों और उसके विवेचना कीजिए। मतलब अनुसंधान करने की जो डिजाइन होती है उसके प्रकार कैसे होते हैं उसकी विवेचना करनी आपको उसके बारे में आपको विस्तार से बताना है। अनुसंधान डिजाइन एक विस्तृत योजना है। मतलब जो अनुसंधान, जो रिसर्च को डिजाइन करने की, वो एक पूरी की पूरी विस्तृत रूप से योजना होती है जो ये बताती है कि अनुसंधान अध्ययन कैसे आयोजित किया जाता है। मतलब इस चीज से हमें क्या पता चलता है कि अनुसंधानों का जो आप रिसर्च करते हो उसका अध्ययन कैसे आयोजित किया जाता है, किस प्रकार से उसको पूर्ण रूप से अंजाम दिया जाता है, किस प्रकार से उसको जो अनुसंधान का जो अध्ययन है उसको किया जाता है। मतलब अनुसंधान डिजाइन क्या होता है, आपके सामने किस किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, कैसे कैसे उत्तर आएंगे, कैसे कैसे उन प्रश्नों का आपको काउंटर क्वेश्चन करना है, हर चीज को अगर ध्यान में रखा जाता है उसी को क्या बोला जाता है, अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। जैसे अब आपका जो पेपर हो रहा है उसमें आपका पेपर यूनिवर्सिटी क्या करती है, सबसे पहले आपके साथ एग्जाम फॉर्म भराती है, फिर आपके सामने फिर टाइम टेबल डालती है, फिर आपके एडमिट कार्ड जारी होते हैं, फिर आपका जो पेपर होता है कौन से सब्जेक्ट का पेपर होगा, किस किस दिन होगा, है ना,
उसका पेपर डिजाइन करने के लिए भेजे जाते हैं, पेपर किस प्रकार से डिजाइन करना है, कॉपी करना, सारी चीजें करते हैं ना, तो इसी को क्या कहा जाता है, परीक्षा कार्यक्रम के नाम से जाना जाता है। और उसी तरीके से जो रिसर्च की जाती है उसको अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। इसमें हमें यह पता चलता है कि जो अनुसंधान का जो अध्ययन है वो कैसे आयोजित किया जाता है, मतलब जो अनुसंधान के अध्ययन करोगे वो कैसे किया जाता है। शोध प्रश्न पत्र है, जो रिसर्च करने के जो प्रश्न होंगे उनका उत्तर किस प्रकार से दिया जाएगा, उन सब चीजों के बारे में क्या किया जाता है, पूरा का पूरा खाका है उसको तैयार किया जाता है। समझ में आ गया किस प्रकार से प्रश्न पूछने हैं, किस प्रकार से उत्तर आएंगे, सभी चीजों के बारे में आपको विस्तार से पता करना होता है। इसके कुछ प्रमुख प्रकार है, मतलब इसके अगर कुछ प्रमुख प्रकारों की बात करें आपके सामने, तो पहला प्रमुख प्रकार आपके सामने अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन, जो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च डिजाइन। अलग अलग प्रकार के डिजाइन होते हैं, किस किस प्रकार से डिजाइन किया जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला है अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन होती है वो क्या होती है आपके सामने, क्या होता है भाई, इसमें उद्देश्य क्या होता है इसका, जो अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन होता है इसका, जब समस्या या विषय के बारे में बहुत कम जानकारी हो, मतलब कोई भी जब जो प्रॉब्लम आ रही है आपके सामने और आपके सामने कोई विषय है उसके बारे में बहुत कम जानकारी हो, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप जनगणना जा रहे हो और कोई नई जनजाति है, कोई जनजाति के बारे में जानना जा रहे हो, तो वहां पर आपको पता ही नहीं है कि भाई वो क्या करते हैं, कैसा होता है, उसके बारे में पहले रिसर्च ही नहीं हुई है। समझ में आ गया। तो इस प्रकार से जो कोई समस्या है, कोई प्रॉब्लम है जो नई आई है इस समय, या फिर ऐसे समझ लो कोरोना के बाद में लोगों के जीवन में क्या बदलाव आया, अब पहले थोड़ी रिसर्च हो सकी थी, क्यों, पहले तो कोरोना आया नहीं था, अब आया आपके सामने। तो इस प्रकार का समस्या है जिसमें आपके बारे में लोगों को पहले कोई भी जानकारी नहीं है, तब क्या किया जाता है, तब इस प्रकार का जो अनुसंधान हो किया जाता है। तब इसका उपयोग अवधारणाओं को स्पष्ट करना, समस्याओं को पहचानना व परिकल्पनाओं को विकसित करने के लिए किया जाता है। तब क्या किया जाता है आपके सामने, इस जो अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है जिसमें क्या क्या आपके सामने जो अवधारणाएं पैदा हो रही है इसके बारे में पता चलने, स्पष्ट करने के लिए, समस्याओं की पहचान करने के लिए, कौन सी आपके सामने जो समस्याएं आ रही हैं इसकी पहचान करने के लिए, और जो अलग अलग प्रकार की जो परिकल्पनाएं होती हैं उसके बारे में विकसित करने के लिए आपके सामने क्या किया जाता है, इन सब समस्याओं को ध्यान में रखा जाता है। समझ में आ गया आपके सामने कि कौन कौन सी जो समस्याएं आपके सामने, उन समस्याओं की पहचान करने के लिए और जो परिकल्पनाएं हैं उनको विकसित करने के लिए, भाई क्या आपके सामने अगर ये चीजें दिखाई दें, कोरोना में लोग अगर आपको बताएं कि हमारे जीवन में थोड़ा नौकरी चली गई है ना, और अब नया जॉब नहीं मिल पा रहे हैं, तो इस प्रकार के आपके सामने संभावित संभावनाएं मिल सकती है आपके सामने। तो अगर ये हो तो आप समझ लेना कि ये समस्या है। परिकल्पना आपके सामने इस प्रकार की चीजें दिखाई पड़ सकती हैं। तो भाई जो रिसर्च करने वाला जाता ना, उसको बताया जाता है इन सब चीजों के बारे में कि आपके सामने इस प्रकार की जो समस्याएं आएंगी तो आपको इस प्रकार से उनको पता करना है। अगला विशेषताएं, यह लचीला व अनौपचारिक होता है। इसमें साहित्य, समीक्षा, अनुभव, सर्वेक्षण और फोकस, समूह चर्चा जैसी विधियों पर उपयोग होता है। इसमें किस प्रकार से किया जाता है भाई, ये लचीला होता है। एक तो क्यों होता है लचीला ज्यादा, क्यों भाई, क्योंकि पहले इसके बारे में कोई डाटा का पता ही नहीं है, डाटा पता नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, आप फिक्स पैरामीटर नहीं, आपके पास समस्याओं को पहचानने के फिक्स तरीके नहीं पता आपको, तो क्या करना पड़ेगा, आप ग्राउंड पे जाओ। आपको जो रिसर्च करने गए तब आपके जो बॉस थे, आपको जो कंपनी में जो जो चीजें समझाई गई थी, जब आप रियलिटी में ग्राउंड पे जाओगे आपको पता नहीं चलेगा, वहां पर वो चीजें है ही नहीं, वहां से तो एकदम स्थिति अलग है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, खुद को थोड़ा बदलाव करना पड़ेगा। रिसर्च करने में आपको अनौपचारिक तरीका भी उपयोग करना पड़ता है। अनौपचारिक तरीका क्या है, आपसे लोगों से बैठकर आपको उनको थोड़ा एकदम नॉर्मल करना पड़ेगा, आपको उनके साथ आप जैसी बातें करनी पड़ेंगी, अनौपचारिक तरीके से भी बातें करनी पड़ सकती हैं। क्यों, क्योंकि पहली बार रिसर्च हो रही है। इसमें कुछ चीजें जिनका उपयोग किया जाता है, जिसमें साहित्य की समीक्षा की जा सकती है। पुराना अगर कोई चीज किताब लिखी गई उसका समीक्षा कर सकते हो। अनुभव सर्वेक्षण, आप उन लोगों से मिल सकते हो जिन्होंने पहले कोई सर्वेक्षण किया हो सकता है, अब आप पहली बार कर रहे हो तो इस चीज से, उस जो समस्या से संबंधित, जैसे आप कोरोना से रिसर्च कर रहे हो तो डॉक्टरों से मिल सकते हो आप। समझ में आ गया आपके सामने। या फिर जो मनोवैज्ञानिक लोगों से मिल सकते हो, वो आपको बता देंगे भाई किस किस प्रकार से समस्या है। तो पहले जिन लोगों को उस समस्या से संबंधित अनुभव है उन लोगों से आप मिल सकते हो। साथ के साथ आप क्या कर सकते हो, समूह चर्चा कर सकते हो। मतलब बहुत सारे लोगों को उस समस्या से संबंधित सब सारे लोगों को बैठाकर एक जगह बैठा दिया और आपस में समझदार लोगों से चर्चा कराई, ताकि आपको रिसर्च के बारे में और ज्यादा डाटा मिल सके। उदाहरण की बात करें, आपके सामने किसी नई सामाजिक घटना व प्रारंभिक चरण की अध्ययन कर रहे हो। अगर कोई भी समाज में नई आपके सामने घटना आ रही है, उसके जब शुरुआती दौर का जब रिसर्च किया जाता है तो इस प्रकार के अनुसंधान का प्रयोग किया जाता है। इसका क्या नाम है,
अन्वेषणात्मक अनुसंधान डिजाइन के नाम से उसको जाना जाता है। समझ में आ गया आपके सामने? पहले पर रिसर्च करो तब अन्वेषणात्मक जो आपके सामने जो अनुसंधान डिजाइन का उपयोग किया जाता है। अगले वाले की बात करें आपके सामने वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिजाइन की बात करें, ये क्या होता है आपके सामने? वर्णनात्मक वाला कैसे होता है? जिसकी बात करें आपके सामने किसी विशेष जनसंख्या, घटना, स्थिति या विशेषताओं का सटीक व वर्णनात्मक करता है। मतलब कोई जगह पर कितनी ज्यादा जनसंख्या है, कौन सी घटना घटित हुई, किस प्रकार की स्थितियां हैं, इन सब चीजों के बारे में आपको सटीक तरीके से बताना होता है। इसको क्या कहा जाता है आपके सामने? वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? वर्णनात्मक जो आपके सामने अनुसंधान किए जाते हैं उसके बारे में जाना जाता है। और एकदम इसमें याद रखना, सटीक आपको सटीक जानकारी प्राप्त करनी है आपके सामने। जैसे कुछ नहीं करना, जनगणना की जाती है ना, उसको वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन में जाना जाता है। समझ में आ गया? जिसमें आपको सामने जो रिसर्चर है वो क्या पूछेगा कि आपको क्या क्या करना है, आपने क्या क्या किया, है ना। जैसे कौन आपके घर में कौन कौन है, कब पैदा हुए, है ना, और आपके सामने आपको अगर कोई घर की स्थिति खराब हुई तो कैसे हुई। तो इस प्रकार, मतलब समझ रहे हो ना, इस प्रकार के वो प्रश्न पूछ सकता है आपको, और इन सब प्रश्नों के आपको उत्तर देने होते हैं। और इससे क्या होता है, एकदम सटीक जानकारी को पता करने का मुख्य लक्ष्य होता है। विशेषताएं, यह सर्चित व पूर्व नियोजित होता है, जिसमें सर्वेक्षण, केस स्टडी और अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग किया जाता है। अगर अपन विशेषकर बात करें आपके सामने, ये पहले से रिसर्च किए होते हैं, पहले से पूर्व नियोजित किए होते हैं, पहले से इन सब चीजों पे पहले से रिसर्च करके पता की होती है कि भाई क्या क्या चीजें आगे होने वाली हैं। पहले से सभी चीजों को डिजाइन करके रखते हैं, जिसमें सर्वेक्षण किया जाता है, केस स्टडी की जाती है और अवलोकन जैसी विधियों का उपयोग में किया जाता है। मतलब आपको हर चीज का ध्यान रखा जाता है। सर्वेक्षण करने का उपयोग कर सकते हो आप, सर्वे करवा सकते हो, लोगों को बुलाकर भाई 10 लोगों की टीम भेज दी आपने कोई गांव में सर्वे करने के लिए। केस स्टडी कर सकते हो, पुराने कोई रिसर्च पेपर पड़े हुए हैं उनको पढ़ के उन डाटा को एनालिसिस करके आप चीजों को समझ सकते हो, और अवलोकन करके जो अब आप नया डाटा आया उसको अवलोकन करके सारी चीजों को समझ सकते हो। तो इसको क्या बोला जाता है? पूर्व नियोजित व संरचित होते हैं। पूर्व नियोजित मतलब पूर्व की जो चीजें घटनाएं हुए उसके आधार पे चीजों को, नई रिसर्च को समझ रहे हो। पूर्व पिछले साल वाली जनगणना है उसको समझ लिया आपने। देखो जनगणना हार्ड है थोड़ा टॉपिक, तो एक बार फिर से समझाऊंगा आपको। जनगणना करवाई तो आपने क्या कर सकते हो? सर्वेक्षण कर सकते हो। जनगणना के लिए आप सभी लोगों को फिर से लगा दिया। केस स्टडी, पुराने वाली जनगणना को इस वाली जनगणना से आप कंपैरिजन कर रहे हो। समझ में आ गया? और आपने समझा कि आप एक्स गांव में जा रहे हो, वहां पर पहले ये चीजें थी, अब आप जा रहे हो तो इन प्रश्नों को आपको पूछना है, इस प्रकार की समस्या आएंगी आपके सामने। समझ आ? केस स्टडी कर दी, साथ के साथ वहां पर गए, अब आप जो सर्वे पे टीम गई उसने जो अवलोकन किया उन सब चीजों को भी आप अच्छे से समझ सकते हो। तो ये होता है आपके सामने सारी की सारी चीजें। उदाहरणों की बात करें, एक क्षेत्र में बेरोजगारी दर का वर्णन व किसी समुदाय की जनसंख्या आपके सामने प्रोफाइल। तो इस प्रकार में जो कोई बेरोजगारी के बारे में पता कर रहे हो या किसी समुदाय कितनी जनसंख्या में रह रही है उसके बारे में पता कर रहे हो, तो इन सब चीजों को आपको क्या कहा जाता है? आपके सामने जो अनुसंधान किया जाता है उसको वर्णनात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। अगले वाले पॉइंट की बात करें आपके सामने, व्याख्यात्मक व प्रयोगात्मक जो अनुसंधान डिजाइन के बारे में, आप जो एक्सप्लेनेटरी व एक्सपेरिमेंटल जो रिसर्च डिजाइन के बारे में आपको समझते हैं कि भाई ये कौन सा होता है। ये तीन ही टाइप के होते हैं, तीसरा टाइप अपन पढ़ रहे हैं। हार्ड है लेकिन फिर भी आपके सामने आपके आसपास के उदाहरण देकर अच्छे से समझाने का प्रयास कर रहा हूं। पहला क्या उद्देश्य होता है? ये चर वेरिएबल के कारण और प्रभावों के बारे में पता चलता है, संबंधों को स्थापित करता है। मतलब चर मतलब वेरिएबल, और उसके बीच में मतलब समाज में ऐसी घटनाएं जो बार बार बदलती रहती हैं, जैसे बेरोजगारी दर, समय के साथ महंगाई दर, ये क्या होती है? समय के साथ बदलती रहती है ना, बदलती रहती है ना आपके सामने। तो इन सब चीजों के बारे में जब आप रिसर्च कर रहे हो तो क्या रिसर्च करोगे कि भाई वो महंगाई क्यों बढ़ी, बेरोजगारी दर क्यों बढ़ी घटी। तो उन सब चीजों के कारण व प्रभावों को जब जानते हो, कोई भी चर विषयों के बारे में, उन सब को क्या कहा जाता है आपके सामने? इस प्रकार का जो अनुसंधान किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? व्याख्यात्मक अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। और इसमें मुख्यतः किस प्रकार के प्रश्न जाने जाते हैं कि ये चीज हुई तो क्यों हुई, क्यों वाला प्रश्न इसमें मुख्यतः पूछा जाता है। इस अनुसंधान की विशेषताओं की बात करें, एक या एक से अधिक स्वतंत्र चर इंडिपेंडेंट वेरिएबल में हेरफेर किया जाता है। मतलब
एक से अधिक जो चीजें उनको बार बार पूछा जाता है कि भाई पहले वाली चीजें महंगाई इतनी थी, पहले सब्जी कितनी मिलती थी, अब इतने की मिल रही है, घर का जो घरेलू सामान उसमें इतनी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है, इन सब चीजों को समझा जाता है। साथ के साथ आश्रित चीजों को भी नापा जाता है। मतलब महंगाई बढ़ी तो लोगों के घर का जो बजट है वो गड़बड़ा गया, समझ में आ गया। तो महंगाई का बढ़ना और लोगों के घर की स्थिति का बिगड़ना दोनों क्या एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है ना। आपके सामने किसी के घर में आपके सामने क्या हो गई, बीमारी आ गई, बीमार हो गया कोई घर में व्यक्ति, तो उसकी आर्थिक स्थिति खराब होगी। तो आर्थिक स्थिति का और बीमारी से लेना देना है, तो इसको क्या बोला जाता है, आपके सामने आश्रित चर के नाम से जाना जाता है। तो इन सब चीजों को आप समझते हो, इन सब चीजों के प्रभावों को मापा जाता है ताकि क्या है, जो अन्य चर हैं उनको नियंत्रित किया जा सके, अन्य जो आपके सामने जो डाटा उसको अच्छे से कैलकुलेट किया जा सके। उदाहरण की बात करें, किसी नई शिक्षण पद्धति के छात्रों के प्रदर्शन पर प्रभाव, मतलब को जो नई शिक्षण विधि लागू की जा रही है उसमें छात्रों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है, क्या उससे उनका जीवन में मतलब उनका जो अध्ययन स्तर है वो अच्छा हो रहा है या बुरा हो रहा है, उसके बारे में पता कर रहे हो। डिजाइन शोधकर्ता अपने उद्देश्य के अनुरूप प्रभावी और विश्वसनीय तरीके से शोध में बदल देते हैं। साथ के साथ भाई इसमें क्या होते हैं, अनुभवी लोगों को भेजा जाता है, वो अपने हिसाब से सारी चीजों को समझते हैं, उनको किस प्रकार से डाटा का उपयोग करना है या फिर किस प्रकार से उपयोग नहीं करना आपके सामने। तो ये था आपके सामने जो आपका प्रश्न, अनुसंधान डिजाइन के प्रकारों की विवेचना कीजिए। विस्तार से पढ़ा, आपको कैसा लगा जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। साथ के साथ इसमें प्रश्न ऐसे भी पूछा जा सकता है कि अन्वेषणात्मक जो अनुसंधान डिजाइन क्या होता है आपके सामने, वर्णनात्मक अनुसंधान डिजाइन क्या होता है और व्याख्यात्मक प्रयोगात्मक अनुसंधान डिजाइन क्या होता है। प्रश्न इनमें से भी पूछा जा सकता है आपके सामने। तो मैंने तीनों को आपको अच्छे से रिवाइज करवा दिया है, मुझे उम्मीद आपको अच्छे से समझ में आ गई होंगी चीजें। नाम है मोहित और आपका स्वागत हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री चैंपियन में। तो जैसा कि आप जानते हो, आपका जो पेपर होने वाला सोशल रिसर्च मेथड का, उससे संबंधित आपके सामने जो क्वेश्चन नंबर 2 है, परिकल्पना हाइपोथेसिस क्या है और सामाजिक अनुसंधान में इसका क्या महत्व होता है, मतलब परिकल्पनाएं क्या होती हैं, और जो अपन जब आप सोशल रिसर्च करते हो, सामाजिक अनुसंधान करते हो, तो इन हाइपोथेसिस का क्या महत्व होता है, इनका क्या इंपोर्टेंस होता है, इनके बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। काफी ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आपको क्या करना है, अगर आपने इससे पहले वाले प्रश्न देखना चाहते हो तो प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वहां से जाकर देख लेना, सब कुछ पढ़ा रखा है मैंने। साथ के साथ जो ये पीडीएफ पढ़ा रहा हूँ ये टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आपको क्या करना, आपको अगर फ्लिपकार्ट मंत्रा से कोई चीज खरीदना चाहते हो तो यहाँ पर जो व्यू प्रोडक्ट वाला ऑप्शन है, इस पे क्लिक करके भी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हो। यहाँ पे क्लिक करो, कोई प्रोडक्ट खरीदे खुलेगा, उसकी जगह और कोई खरीदना चाहते हो तो वो सर्च करके ऊपर खरीद लेना, सबसे ज्यादा डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। अब बात करें आपके सामने परिकल्पनाओं की। परिकल्पनाएं आपके सामने कैसी होती हैं, आपके सामने परिकल्पनाएं एक अंत है, अंतिम कथन या शिक्षित अनुमान होती है। परिकल्पना क्या, हाइपोथेसिस क्या होती है, आपके सामने आपने कोई एक रिसर्च करी और उसके हिसाब से अनुमान लगाया आपने। जैसे आपने बताया पूरा दिमाग, इस बार क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप होने वाला है ना, और आपने पूरा रिसर्च लगा दी कि भाई कौन टीम बढ़िया खेल रही है, पिछला 1-1.5 साल से किसका बढ़िया है, कौन कौन से खिलाड़ी बढ़िया है, पिच ऐसी होंगी, स्पिनर किसके बढ़िया, सारे टेक्निक और टैक्टिक्स लगाई और तब आपने अनुमान लगाया। क्या अनुमान लगाया कि भारत जीतेगा ये वर्ल्ड कप। क्यों, क्योंकि अपनी जमीन पे खेल रहा है। तो यही आपके सामने एक परिकल्पनाओं के आधार पर क्या होता है, एक अंतिम कथन होता है और शिक्षित अनुमान होता है। शिक्षित अनुमान क्या होता है, जहां पर पूरा अनुसंधान किया जाता है, जहां पे पूरा रिसर्च करके आपके सामने कोई अनुमान लगाया जाता है, उसको शिक्षित अनुसंधान के नाम से जाना जाता है। जो जहां पर 2 या 2 से अधिक चरों या वेरिएबल के बीच में संभावित संबंधों को बताता है। जो क्या करता है, 2 या 2 से अधिक आपके सामने जो संभावित चर होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं, उनके बीच में क्या किया जाता है, संबंध बताने का कार्य करता है, उनके बीच में संबंध लगाता है। क्या बताता है, भारत और पाकिस्तान का मैच होगा इस दिन, इस पिच पे होगा, पिछला रिकॉर्ड यह है, किसका कौन कौन सा खिलाड़ी कैसे खेल रहा है। आपने क्या किया, उन 2 चर है यहाँ पर, भारत और पाकिस्तान की टीम, उनके खिलाड़ियों के बीच में आप क्या कर रहे हो, संभावित संबंध चेक कर रहे हो। इसी को क्या कहा जाता है, आपके सामने इन सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है, इन फैक्टरों को। एक परीक्षण योग्य कथन है, और ये किस प्रकार का कथन है, जहां पे एक परीक्षण योग्य कथन है जिसमें अनुसंधान द्वारा स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है। जिसमें क्या किया जाता है, आपके सामने जो अनुसंधान होता है उसको स्वीकार किया जा सकता है या फिर अस्वीकार किया जा सकता है। मतलब आप ये बता सकते हो, कोई व्यक्ति ने कहा कि भाई भारत जीतेगी, तो आप उसको पूरा रिसर्च किया तो आपको भी लगा हाँ भाई जीत सकती है, और किसी ने कहा भाई नहीं भी जीत सकती, हो सकता है। तो आप रिसर्च करके पता लगाते हो कि ये चीज हो सकती है या नहीं हो सकती, स्वीकार या अस्वीकार करते हो।
इसमें ये आपके सामने जो परिकल्पनाओं में अनुसंधान, जो परिकल्पनाओं में जाना जाता है, ये आमतौर पर घोषणात्मक वाक्य के रूप में व्यक्त की जाती है। जैसे आपके सामने आजकल नहीं देखते हो जो एग्जिट पोल किए जाते हैं, जिसमें बताया जाता है आपके सामने कि हो सकता है कि इस बार जो ए पार्टी वो जीत जाए, हो सकता है बी पार्टी यहाँ से इस राज्य में जीते। सुनते हो ना आप ये सब चीजें? तो यही आपके सामने, इसी को क्या कहा जाता है, परिकल्पनाओं के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से घोषणात्मक वाक्य के रूप में प्रयोग किया जाता है। जैसे कि उदाहरण की बात करें, शिक्षा के स्तर बढ़ाने से सामाजिक गतिशीलता बढ़ती है। मतलब अगर शिक्षा का स्तर बढ़ता है, बच्चे अगर पढ़े लिखे होंगे, युवा वो आपके सामने कोई भी देश का पढ़े लिखे होगा, तो इससे क्या समाज में जो गतिशीलता है, समाज में आपके सामने समाज वो आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। या सोशल मीडिया का अत्यधिक उपयोग से जो किसारों में अवसाद बढ़ता है। मतलब अगर आप सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा उपयोग करते हो तो इससे आपका डिप्रेशन बढ़ सकता है, अवसाद बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है? ये जो आप वीडियो देख रहे हो ना, आपकी बात हो रही है, कम चलाया करो इंस्टाग्राम। चलो मुद्दे की बात पे आते हैं अपन, कि सोशल मीडिया होती है ना आपके सामने, उसका बहुत ज्यादा उपयोग करने से क्या हो सकता है, किशोर होते हैं उनका अवसाद बढ़ सकता है। क्यों बढ़ सकता है भाई? अगर आप सोशल मीडिया पे सारा दिन लगे रहोगे, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे, आपके सामने और कोई जो फेसबुक हो गया, उन सबको चलाते रहोगे, तो घर पे समय नहीं दोगे भाई, अपने फैमिली के साथ नहीं बैठ पाओगे, अपने दोस्तों को समय नहीं दोगे, तो आपको क्या होगा, आपको वो अपनी जो भावनाएं आप किसी को व्यक्त करना चाहते हो वो नहीं व्यक्त कर पाओगे। आपके सामने एक मनुष्य की जरूरत होती है एक प्रकार की। दूसरी क्या होती है आपके सामने, इस चीज से क्या नुकसान होता है आपके सामने, आपको खुद यह लगेगा कि मैं जीवन में अपना समय व्यर्थ करूं, तो आपको अंदर से रिग्रेट आना शुरू हो जाता है कि भाई मैं मेरे जीवन में पूरे तरीके से अपना टाइम वेस्ट कर रहा हूं, अपने जीवन का सही से उपयोग नहीं कर रहा हूं। तो इससे क्या था, आपके सामने धीरे धीरे आपका शरीर निष्क्रिय होता है, शरीर निष्क्रिय होता है तो अवसाद पैदा होना शुरू हो जाता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने सामाजिक अनुसंधान के महत्व होते हैं। सामाजिक जो अनुसंधान किया जाता है उसके क्या क्या महत्व होते हैं। पहले वाला पॉइंट होता है अनुसंधान को दिशा देना। परिकल्पनाएं अनुसंधान को स्पष्ट दिशा व फोकस प्रदान करती हैं। जो परिकल्पनाएं होती है, जो घोषणाएं की जाती हैं, उससे क्या होता है, अनुसंधान होती है, उसको फिक्स पता रहता है कि अपने को ये करना है। साथ के साथ शोधकर्ता को ये जानने में मदद करती है कि चरों को अध्ययन करना और किस प्रकार का डाटा आपके सामने एकत्रित करना है। मतलब चलो वो तो क्रिकेट वाला एक उदाहरण मैंने आपको समझाने के लिए दिया था। अगर आपके सामने आप क्या देते हो, आप ये चीज देखते हो कि आपको बताया गया कि कोरोना के बाद में लोगों के जो हार्ट अटैक है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं, है ना, और उसमें जो एक परिकल्पना, एक घोषणा की गई कि खास करके युवाओं में जिनकी आयु कम है उनमें भी हार्ट अटैक बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो अब जो रिसर्च करने जाएगा उस व्यक्ति को पहले पता, उसके बाद में दिमाग में बात ध्यान में रहेगी कि जो हार्ट अटैक आजकल युवाओं में ज्यादा बढ़ रहा है, तो उनको क्या करना, आप उसका डेटा ज्यादा से ज्यादा एकत्रित करोगे। समझ में आ गया आपके सामने? तो इससे क्या होती है, जो रिसर्च होती है उसको एक दिशा मिलती है आपके सामने कि किस दिशा में आपको बढ़ना है, किस दिशा में आपको किन किन चरों को ध्यान रखना है, किन किन आपको परिकल्पनाओं को पूर्ण रूप से ध्यान रखना है, कौन कौन सा डाटा आपको एकत्रित करना है। अगले वाला पॉइंट है डाटा संकलन का आपके सामने मार्गदर्शन भी करता है। यह शोधकर्ता को यह तय करने में मदद करता है कि कौन सा डाटा प्रासंगिक है और कैसे एकत्रित किया जाना है। समझ आ गया आपके सामने? अब हार्ट अटैक का रिसर्च करने जा रहे हो आप, 10 साल से नीचे वाले व्यक्तियों का रिसर्च करके आपको कोई मतलब नहीं। क्यों? क्योंकि बहुत कम वो चीज होती है, एक बहुत रेयर चीज है। तो इससे क्या पता चल जाएगा, शोधकर्ता है उनको ये चीज पता चल जाएगा कि इस जो छोटे बच्चों का डाटा लेने का कोई महत्व नहीं आपके सामने। समझ में आ गया? यह भी पता रहता है कि हार्ट अटैक ज्यादातर पुरुषों को आता है, महिलाओं को तुलनात्मक रूप से कम आता है। तो जो डाटा लेना व्यक्ति है वो क्या पुरुषों पर ज्यादा ध्यान देगा, महिलाओं पर भी ध्यान देगा, लेकिन थोड़ा कम दे सकता है। अगर वो थोड़ा उसमें थोड़ा कमी भी रह जाए तो चल जाएगा, लेकिन पुरुषों को वो डाटा उस पर वो सही से ध्यान देगा। तो इससे ये चीज पता चलती है कि डाटा कितना प्रासंगिक होता है। जो रिसर्च करने वाले व्यक्ति को पता चलता है कितना डाटा सही है और उसको किस प्रकार से एकत्रित करना है, इन सब चीजों के बारे में उसको पता रहता है। अगले वाला पॉइंट आपके सामने तार्किक संरचना को प्रदान करना। परिकल्पना उद्देश्य जो अनुसंधान एक तार्किक संरचना प्रदान करता है, जिससे शोधकर्ता अपने निष्कर्षों को अधिक व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। मतलब जो ये परिकल्पनाएं की जाती है, इससे क्या होता है, एक तार्किक संरचना उत्पन्न होती है। मतलब तार्किक ढंग से आपको चीजों के बारे में पता चलता है, जिससे जो शोधकर्ता होता है वो क्या करता है, आपके सामने जो निष्कर्ष होता है उनको सही तरीके से और व्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत कर पाता है। समझ में आ गया आपके सामने? तो इससे क्या होता है, एक जो परिकल्पनाएं होती हैं उसके बारे में आपको जो सही से पता चलता है कि आपको किस तरीके से डाटा को कलेक्ट करना है। परिकल्पनाओं से पहले पता रहता है कि इन व्यक्तियों का कलेक्ट करना है, इनको नहीं पता करना है। तो इसलिए जो व्यक्ति होता है उसको क्या होता है,
जो शोधकर्ता होता है, जो शोध करने वाला व्यक्ति है, उसको निष्कर्ष है उसको अधिक व्यवस्थित तरीके से प्राप्त कर पाता है। वो ज्यादा पुरुषों पर ध्यान देगा, युवाओं पर ज्यादा ध्यान देगा, आपके सामने जो समाज में किस किस वर्ग में ज्यादातर देखने को मिल रहा है, इन सब चीजों पर ज्यादा ध्यान देगा। समझ में आ गया? क्यों? पहले से डाटा हो चुका है और पहले से आपके सामने इस प्रकार की कोई रिसर्च हुई है, उससे पता चलिए कि युवाओं पर आपको खास ध्यान रखना है इस बार। समझ में आ गया? तो जब वो डाटा बनाएगा, जब अंतिम निष्कर्ष निकालेगा डाटा बनाने वाला, तो उसको क्या होगा, वो व्यवस्थित तरीके से और अधिक सटीक और सही निष्कर्ष पर जल्दी पहुंच पाएगा। अगले वाला पॉइंट आपके सामने परीक्षण योग्य निष्कर्ष निकालना। यह अनुसंधान को वैज्ञानिक बनाती है। साथ के साथ इससे क्या होता है, जो परिकल्पनाएं होती हैं, जो इससे क्या होता है, पूरा वैज्ञानिक ढंग से डाटा निकल के आता है, क्योंकि यह एक परीक्षण योग्य कथन प्रस्तुत करती है। साथ के साथ इसमें क्या होता है, एक पूरा परीक्षण योग्य क्या है, कथन है, वो दिखाई पड़ता है, जिसमें अनुभवजन्य डाटा के माध्यम से पुष्टि या खंडित किया जा सकता है। जिससे क्या होता है, आपके सामने एक पूरा रिसर्च करके, अनुभव करके जो डाटा है उसको बनाया जाता है और उसकी पुष्टि की जा सकती है, फिर उसको खंडित किया जा सकता है, पूरा का पूरा उसके बारे में आपको पता चलता है। अगले वाला सिद्धांत निर्माण में सहायक। यदि परिकल्पनाएं बार बार पुष्ट की जाती है तो एक बड़े सिद्धांत का निर्माण होता है, और आपके सामने बार बार 10 अलग प्रकार की रिसर्च निकल के, और उसमें अंतिम निष्कर्ष ये निकल रहा है कि युवाओं को इस बार हार्ट अटैक ज्यादा आ रहा है क्योंकि स्ट्रेस ज्यादा ले रहे हैं। लोग नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा करते हैं, नींद कम लेते हैं, स्ट्रेस ज्यादा लेते हैं। यही चीज बार बार दिखाई पड़ रही है। युवाओं में भी आजकल ये प्रचलन बढ़ रहा है, पुरुषों में ज्यादा आपके सामने यह चीज दिखाई दे रही है। तो क्या होता है, इसके कारण धीरे धीरे एक सिद्धांत का निर्माण होता है। तो बार बार जो परिकल्पनाएं हैं जो आपको बताई जाती हैं, बार बार जो अंतिम निष्कर्ष, परिकल्पना एक प्रकार से अंतिम निष्कर्ष बता सकते हो। समझ में आ गया? तो कोई रिसर्च की गई, कोई डाटा कलेक्ट किया गया, उसको बार बार अंतिम निष्कर्ष निकाला गया, तो इससे क्या होता है, एक प्रकार का सिद्धांत का भी निर्माण हो जाता है। वो फिर उन्हीं सब चीजों को ध्यान में रखा जाता है। गैर प्रासंगिक डाटा को फिल्टर करना। अनावश्यक जो परिकल्पनाएं होती हैं, वो अब मैंने बता दिया कि आपको छोटे बच्चों का आपने डाटा कलेक्ट कर लिया हार्ट अटैक के मामले में, तो अब आपका उसका कोई इतना महत्व नहीं है, तो आप क्या कर सकते हो, डाटा को हटा सकते हो। अनावश्यक डाटा के रूप में वो चीज है जो अनुसंधान के उद्देश्य के लिए प्रासंगिक नहीं है, मतलब जो कोई भी रिसर्च के लिए जरूरी नहीं है, उन सब चीजों के डाटा को क्या कर सकते हो, आप हटा सकते हो। संक्षेप में, परिकल्पनाएं सामाजिक अनुसंधान की रीढ़ की हड्डी है। साथ के साथ अगर संक्षेप में बात करें तो जो सामाजिक अनुसंधान है, ये क्या है, जो सामाजिक अनुसंधान क्या होते हैं, परिकल्पनाएं होती हैं आपके सामने, अंतिम निष्कर्ष होता है वो सामाजिक जो अनुसंधान किया जा रहा है उसकी रीढ़ की हड्डी है। और सामाजिक अनुसंधान ही क्यों, दुनिया में कोई भी अनुसंधान किया जाता है, परिकल्पनाएं उसकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है। यह अनुसंधान को व्यवस्थित करने में केंद्रित और वैज्ञानिक बनाती है। मतलब रिसर्च जो आप कर रहे हो वो आपके सामने व्यवस्थित तरीके से होगा, केंद्रित होगा और वैज्ञानिक ढंग से होगा, इसके बारे में आपको पता चलता है। तो ये था आपका सामने दूसरा प्रश्न, परिकल्पनाएं क्या है और सामाजिक अनुसंधानों में इसका क्या मतलब, उसके बारे में आपको विस्तार से पता चला। कैसा लगा वीडियो जरूर से बताना, चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।